बच्चों पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं और कुछ ट्रिक्स बताई हैं। पहले वीडियो में मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को कवर किया है और जो सेकेंड वीडियो है उसमें मैंने एक गुरुमंत्र आपको दिया। व्हाट इज़ द गुरुमंत्र? गुरुमंत्र क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन टू मोल्स टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। फिर से देखिए, गिवन इन्फॉर्मेशन से मोल में जाना और मोल को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब मैंने स्टोइचियोमेट्री की कुछ ट्रिक्स सिखाई हैं पिछले वीडियो में और वो ट्रिक्स आपको बहुत काम आएंगी। और मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस सिखाए थे, कुछ ट्रिक्स बताई थी। अब मैं आपको एक नए कंसेप्ट की तरफ ले चलता हूँ और जो नया कंसेप्ट है वो एडियोमेट्री है। उसके बाद हम लोग एडियोमेट्री के बाद हम लोग एवरेज आइसोटोपिक मास की बात करेंगे। फिर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो सबसे पोटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस स्टोइचियोमेट्री का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडियोमेट्री। बेसिकली एडियोमेट्री होती क्या है? एक ट्यूब होती है, गैस ट्यूब, जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डालते हैं और साइमल्टेनियसली उसमें ऑक्सीजन को भी इंसर्ट करते हैं। विद इन द ट्यूब जो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंबशन होता है, फिर कूलिंग होती है। तो उसमें वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कुछ नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग उस कुछ कंक्लूजन पे आते हैं और उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं। अब इस सब चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें कि क्या होता है। अभी हमें बेसिकली आपको मुझे कंसेप्ट सिखाना है और कैसी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को बताना है। अब देखिए, प्रॉब्लम एडियोमेट्री में कैसे पूछी जाएगी और उसका क्या कंसेप्ट है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू। प्लीज़ एक बार मैं इसको बोर्ड को क्लीन करता हूं बच्चों, उसके बाद फिर मैं आता हूं। आपको बहुत आसानी से मैं सिखाऊंगा और अब मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें बहुत आसान कर देंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने ये देखा है नॉर्मली बच्चा न्यूमेरिकल से भागता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जितने टॉपिक्स आपको टफ लग रहे हैं या जो टॉपिक्स आपको लगता है कि इसका मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, अगर आपको अच्छे लगते हैं ये मेरे वीडियोस तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन वीडियोस पर काम करूंगा और प्रॉमिस करता हूं आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं एडियोमेट्री। एडियोमेट्री की स्पेलिंग है DOMETRY। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें प्रॉब्लम के ऊपर जाना है। प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, AML of any hydrocarbon, AML of any hydrocarbon on combustion and subsequent cooling, shows a contraction in volume, contraction of BML in volume. If the residual gases on passing through KOH solution, और ऐसे भी हो सकता अल्कलाइन सॉल्यूशन, shows another contraction of ZML. ZML deduce
फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से सुनिए आप क्वेश्चन। AML ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग शोज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ VML। कॉन्ट्रैक्शन फिर क्या शो कर रहा है? VML। होता क्या बच्चों, जैसे गैसेस को हमने एयर के साथ बर्न किया, एकदम गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जैसे उसमें क्या होगा, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होंगी, साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी जनरेट होता है, डेवलप होता है। वाटर वेपर्स जो होता है, अब जब गैस वाटर गैस की फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम बहुत लार्ज है, लेकिन जैसे वो कूलिंग होगा, सब्सिक्वेंट कूलिंग, वाटर वेपर्स जो होता है एडियोमेट्री के अंदर, वाटर कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाता। तो गैसेस का वॉल्यूम ये था, लिक्विड का वॉल्यूम ये होगा, तो यू विल ऑब्जर्व कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, बेटर टू से दैट रिडक्शन इन वॉल्यूम। रिडक्शन इन वॉल्यूम का मतलब कि वाटर वेपर से वाटर लिक्विड में बदल गया। किस में बदला? वाटर वेपर से वाटर लिक्विड में बदला। तो वाटर वेपर्स का वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है और वाटर लिक्विड का वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो वी विल एक ही कंसेप्ट इसमें लगाना है कि अगर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन कूलिंग से हो रहा है तो वाटर वेपर्स का जो वॉल्यूम है वो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाएगा कंडेंस होने के बाद। तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों देखिए, हम लोग सबसे पहले एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला एज्यूम कर लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद एक प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, विच इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक। बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग टू टेल यू। लेट CXH by be any hydrocarbon, कार्बन। बच्चों क्या बोला मैंने? CXHY। अब देखिए CXHY, अब ये ऑक्सीजन के साथ कंबशन होगा। ऑक्सीजन के साथ जब कंबशन होगा तो जितना कार्बन है यहां पर सारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, क्या होगा बच्चों? कार्बन विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे कितने आइटम्स कार्बन के हैं? X। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म? X। और जितना हाइड्रोजन है, ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आइटम्स विल कन्वर्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल। जितना हाइड्रोजन है सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल में। अब देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम्स गिव्स 1 H2O। 2 हाइड्रोजन एटम्स कितने वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं? एक। तो एक 1 हाइड्रोजन एटम विल गिव 1/2 H2O। राइट बच्चों? 2 हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, 1 हाइड्रोजन कितने वाटर मॉलिक्यूल देगा? 1/2। बट इस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स? Y हाइड्रोजन एटम। देयरफॉर Y हाइड्रोजन एटम्स विल गिव 2 H2O। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल फॉर्म? Y/2। अब कहानी होती कि ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं? मैंने यहां इसको रिमूव कर दिया कार्बन को। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस X मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कितना? X। कार्बन फिर से देखिए, CO2 था, इसमें ऑक्सीजन कितने आएंगे? तो बेटर टू नो, इसको मैंने कार्बन को यहां से रिमूव किया। अब कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को राइट साइड में दिख रहे हैं? X। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहां पे X हो गया, X ऑफ O2। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन वाटर के साथ कितने ऑक्सीजन है? मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को रिमूव किया। कितने वाटर के?
वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम है? Y/2O हैं। तो हमें O2 बनाना है। O2 बनाने के लिए कितना होगा? Y/4। नहीं समझा? C, 2 ऑक्सीजन एटम गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। 2 ऑक्सीजन एटम्स गिव्स 1 molecule of O2. 1 oxygen atom will give 1/2 molecule of O2. But how many atoms of oxygen here? Y/2 oxygen atom will give Y/2 into 1/2 O2. That means Y/4 of O2. तो बच्चों यहां पर how many O2 molecules required for producing Y/2 molecules of high water? Y/4। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अगर है तो बताओ, मुझे लगता नहीं होगा। अच्छा बच्चों चलते हैं आगे। देखिए अब ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। समझ में आया? यस या नो? दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब प्योरली हमें स्टीरियोमेट्री का यूज करना है। पिछले वीडियो में जो स्टीरियोमेट्री सिखाई थी ना, वही अब यूज आएगी। तो आप लोग जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है पिछले 2 वीडियोस को जरूर देखें। उसका ऊपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ओके, आप उनको जरूर देखिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मोल कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। आने वाला हर वीडियो पिछले वीडियो से लिंक होगा। अगर कोई बच्चा लेटर स्टेज का वीडियो ज्वाइन करता है तो उसको पिछले वाले वीडियोस को देखने के लिए ऊपर लिंक दे रखा है, आप लिंक पे चले जाइए। थैंक यू बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अभी देखना प्रॉब्लम यूं आप निकालेंगे, यूं, मेरा प्रॉमिस। यहां पे मैं आपसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। यहां पे देखिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है? 1 मोल। स्टीरियोमेट्रिक रिलेशन डेवलप करेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? X प्लस Y/4। बच्चों कितने चाहिए? X प्लस Y/4। एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस? X मोल्स। एंड व्हाट इज द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? Y/2 मोल्स। ध्यान देना बेटा, ये वाटर जो है ये गैस है, ये वेपर्स है, ये गैस है और ये भी गैस है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? बच्चों देखिए, जब कूलिंग करेंगे, जैसे कूलिंग होगी, वाटर वेपर्स विल कन्वर्टेड टू वाटर लिक्विड। ध्यान दीजिए कंसेप्ट क्या है? वाटर वेपर्स विल बी कन्वर्टेड टू कंडेंस टू वाटर लिक्विड। वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड आएंगे, तो जो वॉल्यूम घटेगा दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कितना घटेगा? इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू इसका। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वॉल्यूम्स विल बी इक्वल टू दिस। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा बच्चों? Y/2 मोल्स। अब देखिए एवोगैड्रो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी, और ये ध्यान रखना है आपको जब भी न्यूमेरिकल करना। एवोगैड्रो ने क्या बताया? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। V is directly proportional to N. Volume is directly proportional to number of moles. Volume of gas directly proportional to number of moles. बेटा वॉल्यूम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लीटर्स में और मिलीलीटर में। will be directly proportional to number of moles. इसका मतलब अगर यहां पे A मोल्स है तो A ml होगा या A लीटर होगा। B मोल्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लीटर। 10 मोल्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 लीटर। समझा क्या बोला? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एनी कंफ्यूजन? अच्छा देखिए क्या करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? 1 मोल को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ml. X plus Y/4 moles will be directly proportional to X plus Y/4 ml. यहां पे क्या हो जाएगा? X ml। यहां पे क्या हो जाएगा? Y/2 ml। राइट?
एनी कंफ्यूजन? मुझे लगता नहीं होगा। इस क्वेश्चन में अभी देखो, क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसमें क्या लिखा था? AML ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहां पे 1 ml से इतना मिल रहा है, तो बच्चों AML से कितना मिलेगा? AML ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स AX प्लस by4 ml ऑफ ऑक्सीजन। A by 4 ml of oxygen. How much carbon dioxide will produce? AX. Confusion? नहीं ना? And what will be the volume of water vapors? A by 2 ml. Again, क्या बताया था मैंने? When cooling will take place, water vapors condense to water liquid. Volume of contraction will be equals to the volume of water vapors. और क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन कितना? VML. Therefore, what will happen? A by 2 will be equals to BML. समझा? A by 2 कितना होगा? BML. From here we can calculate the value of by A twice B upon A. Twice B upon A. अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है द रेजिडुअल गैसेस फर्दर ऑन पासिंग थ्रू अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? अल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो NaOH, aqueous NaOH और aqueous KOH, अल्कलाइन सॉल्यूशंस। अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? aqueous NaOH और KOH। सच अल्कलाइन सॉल्यूशंस की क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पायरोगेलॉल दे रखा है कि सॉल्यूशन द रेजिडुअल गैसेस आर पासिंग थ्रू द पायरोगेलॉल, रेजिडुअल गैसेस आर पासिंग थ्रू पायरोगेलॉल, तो पायरोगेलॉल एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन गैस। पायरोगेलॉल एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन गैस। ऐसे बहुत सारी गैसेस को, डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब करते हैं, वो मैं आपको लेटर बताऊंगा, पूरी एक लिस्ट बना दूंगा। अभी केवल इस पे फोकस करते हैं। अब देखो, व्हेन द रेजिडुअल गैसेस को हम पास करते हैं अल्कलाइन KOH, अल्कलाइन सॉल्यूशन, KOH क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। सारा इतना गैस का वॉल्यूम था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड KOH ने एब्जॉर्ब किया, सडन it will observe fall in volume, and this fall in volume is called contraction. So second contraction is due to absorption of carbon dioxide gases, due to the absorption of carbon dioxide gases by alkaline KOH or NaOH solution. तो बच्चों देखिए, as according to question, second contraction क्या है? Volume of second contraction is VML. I'm sorry, ZML. ZML. अच्छा, सेकेंड कंट्रैक्शन किसके कारण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एब्सेंट हो जाएंगी, तो जो वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? AX. तो AX will be equals to ZML. From here we can calculate the value of AX, that will be A upon Z. इस तरीके से हमने क्या किया? X की और Y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया थ्रू दिस इक्वेशन। X की वैल्यू यहां रख देंगे, Y की वैल्यू यहां रख देंगे, यू विल गेट आंसर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल के बाद पूरा मैं आपको समझाऊंगा। पहले एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, अब आप एग्जांपल को रीड करिए, उसके बाद हम लोग आपको, मैं कुछ सेकंड्स दूंगा
आप उसको रीड करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की, और मैं आपको बताता हूँ चुटकियों में सॉल्व होगा अगर आपने सीरियसली इस कंसेप्ट को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये एग्जांपल फ्लैश हो रहा है। तो बच्चों अब आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने जो किया है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मेरे साथ कंपेयर करिए। मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, फिर भी अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, पिछले कंसेप्ट से कंपेयर करें, वहां ए एम एल लिया था, इस क्वेश्चन में कितना है 16 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन। वहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट हो रहा था ऑन कूलिंग कितना 48 ml का, यहां पे बी की वैल्यू क्या है 48 ml, और सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन है जो क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कितना 48 ml अगेन, दैट मीन्स Z की वैल्यू कितनी हो गई 48 ml। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है 48 ml। नाउ X की वैल्यू, X का फॉर्मूला पिछले कंसेप्ट से हमने क्या निकाला था बताइए, Z अपान A। Y का कितना था ट्वाइस B अपान A। सिंपल वैल्यूज प्लेस करिए। Z की वैल्यू कितनी है बेटा 48, A की वैल्यू कितनी 16, therefore what will be the value of X 3, तो X is 3, Y equals to 2 into 48 upon 16, 16 3 जा 48 and Y equals to कितना हो गया 6। Now you got the value of X and Y. X is 3, Y is 6, and what was the formula of hydrocarbon? क्या फॉर्मूला हमने सपोज किया था, supposed formula of hydrocarbon CXHY. Therefore what will be the correct answer, C3H6। the formula of hydrocarbon is C3H6। आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। मैं चाहता हूं इस एडियोमेट्री के कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं, और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल और बनता है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आया न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे और क्लैरिटी आएगी, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होगा एवरेज आइसोटॉपिक मास। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, इसको आप करिए। अब देखिए बच्चों एक बार वेरीफाई करते हैं आपने जो क्वेश्चन किया है और मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूं, आप इसमें कंपेयर करिए कि सही है या कहीं पे कुछ नया आपको चेंज करना है। तो देख लीजिए प्लीज। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 10 ml एज पर द क्वेश्चन, और इसमें ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम दे रखा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 80 ml। बच्चों इसमें कहा गया है जब गैसेस को कूल किया आफ्टर कंबशन, तो जो गैसेस रिमेनिंग है, द रिमेनिंग गैसेस मतलब कंबशन फिर कूलिंग। अब आपको ये सोचना कंबशन में क्या चीज फिनिश हो गई, कूलिंग में क्या चीज फिनिश हुई, जो उसके बाद रिमेनिंग गैसेस हैं उनका वॉल्यूम 70। फिर जो रिमेनिंग गैसेस हैं उनको हमने KOH से पास किया, तो फर्दर जो वॉल्यूम रह गया रेजिडुअल गैसेस का, लास्ट में जो वॉल्यूम बचा वो 50 ml है। तो इसके मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का जो डिफरेंस था वो कोई गैस है जिसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। और वो कौन सी गैस है जिसको KOH ने एब्जॉर्ब किया, पिछले क्वेश्चन में बताया था। KOH या NaOH क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल क्लियर है यहां पर, द डिफरेंस इन द वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, चलते हैं। अब देखिए फिर से मैंने सपोज किया, लेट हाइड्रोकार्बन जो है हमारा CXHY। ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। CXHY प्लस अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस मैंने इक्वेशन बताई थी, by4 of O2 gives you X of CO2 gas and by2 of H2O। अगेन
फिर से हम लोग स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं। 1 ml के लिए मुझे ये कितना चाहिए, x प्लस बाई 4 ml, और यहां पे कितना x ml निकलेगा, और यहां पे बाई 2 ml। बट यहां पे क्वेश्चन में मेरे पास कितने ml हाइड्रोकार्बन, देयरफॉर 10 ml के लिए 10x प्लस बाई 4, यहां पे 10x, यहां पे 5 बाई। एनी कंफ्यूजन? अच्छा देखिए, मुझे तो इजी काम करने में मजा आता है, लोगों को कॉम्प्लेक्स काम करने में मजा आता है। मुझे इजी काम ये दिख रहा है कि यहां और यहां में जो डिफरेंस है, दिस कंट्रैक्शन बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हमें मिल गया, यहां से हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही, फ्यूम आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी कितना होगा बच्चों, 70 माइनस 20, 70 माइनस, सॉरी बच्चों, 70 माइनस 50, कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया। मेरी एनर्जी आपसे मिलती है, कहते ना सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस, एनी क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। फॉर मी माई स्टूडेंट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, लेट अस सी। अब यहां पर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का है कितना, 10x इक्वल्स टू 20 एम्प्लाइज करेगा x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ गई, आधा का काम हो गया, आधा रास्ता साफ। अब देखते हैं हम लोग y की वैल्यू कैसे निकलेगी। y की वैल्यू के लिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैसेस निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैसेस, बेटा देखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो फिनिश हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी। ओके, वाटर वेपर्स भी कूलिंग के बाद खत्म हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, वाटर वेपर्स भी कंडेंस हो जाएंगी। तो क्या क्या गैसेस बची, वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2, रिमेनिंग गैसेस यही तो बचेंगी। फिर से देखो, हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीटली कंबशन हो गया, कंज्यूम हो गई, इसका वॉल्यूम फिनिश। वाटर वेपर्स कूलिंग के बाद कंडेंस हो गई, उसका वॉल्यूम फिनिश। क्या क्या बचा, ऑक्सीजन रिमेनिंग, ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो रही। यहां पे क्लू है, क्या क्लू है कि टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का मैंने 80 ml लिया, लेकिन कुछ ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, किसमें, फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है प्लस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जितना लिया था माइनस कंज्यूम हो गया। क्या बोला मैंने, जितना लिया था, कितना लिया था, कितना लिया था, 80 ml। वॉल्यूम टेकन आर गिवन, बेटर होगा गिवन, गिवन वॉल्यूम अच्छे से लिखते हैं, गिवन वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम कंज्यूम। बेटा गिवन वॉल्यूम कितना था, 80 ml, कंज्यूम कितना हुआ, क्या लिखा मैंने, दिस इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, 10x प्लस बाई 4। ये व्हाट इज दिस, दिस इज द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, यहां पे हम लोग डालेंगे दिस वैल्यू, तो बच्चों क्या हुआ, अब देखिए यहां जगह ही नहीं बची, मैंने कुछ ज्यादा कुछ कर दिया। अब देखिए
इसको यहां लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैसेस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 80 माइनस 10x प्लस y/4, 80 माइनस 10x प्लस y/4, and the volume of carbon dioxide, 10x. तो रिमेनिंग वॉल्यूम है कितना बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 70 ml. अब बच्चों हम लोग लिखते हैं 80 माइनस 10x माइनस 10/4 बाई प्लस 10x इक्वल्स टू 70. ये कैंसिल. 80 माइनस 70 इक्वल्स टू 10/4 बाई 10 इक्वल्स टू 10/4 बाई 10 से 10 कैंसिल, y इक्वल्स टू 4. x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, x is 2, y is 4. Therefore, formula of hydrocarbon, that is C2H4. Formula of hydrocarbon क्या था? CxHy. The value of x is 2 and the value of y is 4. Therefore, formula of hydrocarbon C2H4. मुझे लगता अब कुछ ज़्यादा क्लियर हुआ है. We have finished 2 questions. We have done 2 questions और काफ़ी क्लैरिटी हो गई. मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं. 1-2 क्वेश्चंस के साथ आपने कंसेप्ट सीखा, उसके बाद यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस. कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर दिया है, मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं. एक क्वेश्चन और भी मैं आपको सिखाता हूं. अब मैं आपको एवरेज आइसोटॉपिक मास के बारे में बताता हूं. एक वैसे सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट कई बार बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इस क्वेश्चन को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं. कंसेप्ट बहुत इजी सा है. एक क्वेश्चन दे रखा होगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरीके से, कंपाउंड containing 42.58% carbon, 42.58% of carbon, 5.08% of hydrogen, and rest oxygen. If vapor density of compound is 59. If the vapor density of compound is 59, what is the formula? What is molecular formula of hydrocarbon? बच्चों वैसे तो इसको बहुत शॉर्ट में हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, फंडामेंटल्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए. शॉर्टकट तो आप बाद में अपने आप अपने ब्रेन से जनरेट कर सकते हैं, बट शॉर्टकट तभी अप्लाई करना, मेरी बात ध्यान रखना, जब आपको फंडामेंटल क्लियर. अगर आपने सीधे शॉर्टकट रट लिए तो कोई क्वेश्चन ट्विस्टेड आगे आप फंस जाएंगे. इसलिए फंडामेंटल की क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं इसको फंडामेंटली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. बेटर है वी शुड ड्रा अ टेबल. टेबल कैसे? यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना है,
यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे एटॉमिक मास, यहाँ पर रेशियो, फिर सिंपल रेशियो, और ये आया रेशियो मल्टीपल ऑफ होल नंबर, रेशियो मल्टीपल ऑफ होल नंबर। मुझे लग रहा बिल्कुल क्लियर होगी टेबल आपको। अब देखो बेटा, एलिमेंट्स हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हमारे पास कितना है? कार्बन है 42.58%। ऑक्सीजन कितना है? 5.08। अब देखो इन दोनों को सम करते हैं, कितना आया? 57.66। कितना आया? 57.66। परसेंटेज है, टोटल हमारे पास 100 होता है, इन दोनों का सम किया 42.58 प्लस 5.08, दैट बिकम्स 100 माइनस 47.66, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 52.34। दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 52.34। अब एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इफ वी डिवाइड, रेशियो कैसे निकालेंगे? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो 42.58 डिवाइडेड बाय 12, अप्रोक्सीमेटली 3.39 मैंने लिख दिया। 5.08 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 5.08। 52.34 divided by 16, again 3.39। सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों? सिंपल रेशियो के लिए जो इसमें स्मॉलेस्ट है, कोई तीनों में से जो स्मॉलेस्ट है, लकली दो की वैल्यू सेम है और दोनों भी क्या स्मॉलेस्ट हैं, इसको क्या करते हैं? सबसे डिवाइड कर देते हैं। 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39, 5.08 divided by 3.39, 3.39 divided by 3.39. What is left here? 1. What will be here? 1.5. देखो बच्चों, ये सब हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिखी। अगर आप अभी कैलकुलेटर से करोगे तो थोड़ी सी वेरिएशन होगा, बट यहाँ पे हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन हम आपको नहीं सिखा रहे हैं। तो अगर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको इग्नोर करिए। माई फोकस पॉइंट is to let you perfection or perfect in concepts. My objective is not कि मैं आपको कैलकुलेशन सिखाएं, कैलकुलेशन तो आपको आता है बच्चों। नाउ लुक, अब देखो कार्बन का एक एटम, यहां पे क्या दिख रहा है? कार्बन का एक एटम। यहां पे क्या दिख रहा? हाइड्रोजन का 1.5 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। रेशियो ये आया। बट डाल्टन ने क्या कहा? एटम इज इंडिस्पेंसेबल, कैनॉट बी डिवाइड। अब हाइड्रोजन का 1.5 एटम तो हम ले ही नहीं सकते, कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया, कंसेप्चुअली रॉन्ग है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ होल नंबर लेना, नियरेस्ट होल नंबर के नहीं लेना। इट शुड बी क्लियर व्हाट वी नीड टू टेक, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ होल नंबर। क्योंकि अगर नियरेस्ट ऑफ होल नंबर ले लेंगे दैट इज अप्रॉक्सीमेशन, 1.5 का 2 एटम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें उसके रिलेटिवली इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, उसके रिलेटिवली इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के रिलेटिवली कार्बन में भी, हाइड्रोजन के रिलेटिवली ऑक्सीजन। तो हमें नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ होल नंबर लेना है। तो यहां पर इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ होल नंबर क्या है? 1.5 का, 1.5 का 3 है। और 3 कब आएगा? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कब आएगा? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 3। नाउ वी आल्सो नीड टू मल्टीप्लाई दीज 2 बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा। बच्चों अब मैं आपको बताता हूं, इस रेशियो से मुझे एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? हम लिखेंगे बच्चों, ऊपर का क्वेश्चन मुझे मिटाना पड़ेगा। वी नीड अ स्पेस, आई नीड अ स्पेस, देयरफॉर आई एम जस्ट
इरेजिंग द क्वेश्चन बिकॉज हम लोग अब फाइनल वर्जन पे पहुंच रहे हैं। अब इंपेरिकल फॉर्मूला, empirical formula is C2H3O2। अब इससे इंपेरिकल मास निकालते हैं। एम्पिरिकल मास दैट इज 2 into कार्बन 12, 3 into हाइड्रोजन 1, 2 into ऑक्सीजन 16, 24 plus 3 plus 32 which is equals to 59। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H3O2 whole n। What is the value of n? n is molecular mass। n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, and it is basically the ratio of molecular mass and empirical mass। बट इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास दे नहीं रखा है, इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखी है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मास। मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, देयरफॉर वी कैन राइट 2 in place of molecular mass 2 into vapor density beta and empirical mass। बेटा वेपर डेंसिटी की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है? इफ यू लुक एट क्वेश्चन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेपर डेंसिटी इज 59, 2 ऑलरेडी देयर, एंड एम्पेरिकल मास हम लोगों ने कितना निकाला? 59। Therefore 59 cancel 2। So what is the value of n? n is 2। Molecular formula will be that is C2H3O2 whole n। So what will be the molecular formula? बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C4H6O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझा? आई एम श्योर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैंने बता इसलिए दिया कि कई बार क्या होता है, छोटी स्मॉल चीज छोड़ के इग्नोर कर देते, वही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। बच्चों आज इस वीडियो का अब लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, एंड द लास्ट टॉपिक is average isotopic mass। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको करने को दूंगा जो IIT एडवांस में पूछा गया। किसमें पूछा गया? IIT एडवांस के एग्जाम में पूछा गया, और आप यूं करेंगे यूं। तो इसलिए हम लोग पहले कंसेप्ट पे चलते हैं। एवरेज आइसोटॉपिक मास क्या होता है? जैसे कोई भी एलिमेंट है उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे अब अच्छा, एटॉमिक मास होता क्या? बच्चों एटॉमिक मास क्लास 9th में पढ़ा होगा। इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो मैंने कहा क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U। बेसिकली इट इज मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ईच प्रोटॉन और ईच न्यूट्रॉन का मास 1 U होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 U इक्वल्स टू टोटल मास। इसके मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम है 35.5, या तो न्यूट्रॉन अधूरा हाफ है या प्रोटॉन हाफ है। ना तो न्यूट्रॉन हाफ हो सकता, ना प्रोटॉन हाफ हो सकता। दिस इज बेसिकली एवरेज आइसोटॉपिक मास। दिस इज व्हाट? एवरेज आइसोटॉपिक मास। एवरेज आइसोटॉपिक मास कैसे होता है? कोई एलिमेंट है E, इसके 2 आइसोटॉप्स हैं और दोनों आइसोटॉप्स का मास M1 और M2 है। क्या है? M1 एंड M2। इफ दे आर एग्जिस्टिंग इन नेचर N1 is to N2। N1 और N2 के रेशियो में ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एवरेज आइसोटॉपिक मास will be equals to
M1 N1 M2 N2, अगर आगे N3 M3 है तो N3 भी कर सकते हैं, अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब देखिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको लेता हूं। क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स, atomic mass is 35, 37. If it is existing in nature 3:1 ratio, mass ratio, तो average isotopic mass कितना हो गया of chlorine, that is 35 into 3 plus 37 into 1, 3 plus 1. What will be the total sum? 35.5 U. This is average isotopic mass. एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि आपको रेशियो ना देके परसेंटेज दे सकते हैं। अगर परसेंटेज दे रखी होगी, इन केस परसेंटेज इज गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे? इफ एन एलिमेंट having 2 isotope with isotopic masses M1 and M2, if they are existing in nature X% and Y%, क्या हो रहा बेटा? X और Y%। तो इसके केस में एवरेज आइसोटॉपिक मास, that is M1 into X plus M2 into Y upon X plus Y। बच्चों X plus Y परसेंटेज है, therefore X plus Y will be always equals to 100. You can replace either X or Y. अगर हम चाहें तो Y को 100 minus X लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन और रिड्यूस हो गई, M1X M2 100 minus X upon 100। अब मैंने कहा क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स, इफ दे आर these 2 isotopes exist 75% and 35% in nature, तो एवरेज आइसोटॉपिक मास of chlorine will be equals to 35 into 75, 37 into 25 upon 100। बेटा 25 कॉमन लिया, एलसीएम 35, यहां से 25 कॉमन लिया, इंटू 3, 37 इंटू 1 अपॉन 100, कैंसल। 35 into 3 105 plus 37 upon 4 142 upon 4 again 35.5। क्लियर? अब देखिए मैं 2 क्वेश्चंस अभी दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। देखिए ये आ गए आपके क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, अब जो आपको मैंने 2 क्वेश्चंस दिए, दोनों को एक बार सॉल्यूशन चेक करते हैं। आप देखिए, अब पहला क्वेश्चन जो था, बोरान के 2 आइसोटॉप्स हैं, उनका आइसोटॉपिक मास कितना है? एक का 10 है, दूसरे का 11 है। मैंने 10 वाले का परसेंटेज x माना, तो 11 वाले का कितना हो जाएगा परसेंटेज? 100 माइनस एक्स। तो एवरेज आइसोटॉपिक मास इसका 10.8 दे रखा, फॉर्मूला में डालिए, सीधे फॉर्मूले में डालिए। एवरेज आइसोटॉपिक मास इक्वल्स टू mass of first isotopes into percentage of first isotopes, mass of second isotopes into percentage of second isotope divided by 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 20 आएगी। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप हैविंग एटॉमिक मास 10U इन नेचर इज 20% एंड 11U कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, 80%। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखो, IIT एडवांस में पूछा गया था 2009 में। 3 isotopes of iron is there and the masses of these 3 isotopes 54, 56 and 57, जो कि अभी आपको क्वेश्चन में दिखा था। और परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटॉप्स 5%, 56 is 90%, 57 is 5%। एवरेज आइसोटॉपिक मास M1 N1
m2 n2 m1 x m2 y n3 z m3 z अपान परसेंटेज है तो 100 आएगा। तो 54 इंटू 5, 56 इंटू 9 एंड 57 इंटू 5। जब आप सब सॉल्व करेंगे द वैल्यू विल बी 55.95। बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर किए, एडोमेट्री, डिडक्शन। एडोमेट्री के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला निकालना। उसके बाद थर्ड एवरेज आइसोटॉपिक मास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ अ वाइटल रोल इन केमिस्ट्री और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसको बहुत अच्छा वीडियो आपको बना के दूंगा। मुझे लगता है आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा प्रीवियस वीडियोस की तरह, और आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बच्चों मेरा ऑब्जेक्टिव जो है इन वीडियोस को उस बच्चे तक पहुंचाना है जो यहां से बहुत दूर किसी गांव में बैठा हुआ है, जिसके फादर के पास या उस बच्चे के पास रिसोर्स नहीं है बट टैलेंट है। वो इस YouTube के थ्रू ये केमिस्ट्री सीखे और IIT, मेडिकल या जो भी उसका टैलेंट जहां पे फिट है वहां अपने आप को सक्सेसफुल करे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपकी बहुत हेल्प की जरूरत है। सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। थैंक यू।